आनंद मैंशन में अविन लगातार ओशमी को ही देखे जा रहा था। ओशमी ने पूछा, क्या हुआ अविन, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? युवान ओशमी को परेशान करने के लिए बोला, देख रहा है कि तुम कितना खाती हो। ओशमी ने उसे घूर कर देखा और कहा, बोल तो ऐसे रही हो जैसे मैं सबका नाश्ता छीन कर खा रही हूं। दादाजी, आप भाई को बोलो मुझे ऐसे कुछ ना बोले। दादाजी ने युवान को घूर कर देखा, वो चुप हो गया। ओशमी ने अविन को देखा और पूछा, क्या हुआ बेबी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अविन ने कहा, आप फूफा जी को घर में अकेला छोड़कर आ गए, इट्स बैड, उनको घर में डर लग रहा होगा। ये सुनकर ओशमी ने कहा, वो अकेले कहाँ है, उसका भाई है ना आरोन अंकल। अविन ने कहा, आप भी उनको अंकल बोलती हो? ये सुनकर ओशमी चुप हो गई। युवान ने कहा, वो अंकल नहीं बोलती, वो तो तुम बोलते हो ना, आरोन तो उनसे छोटा है, वो तो तुम्हें बता रही थी। अविन ने कहा, फूफा जी को भी लेकर आना था, वो बहुत स्वीट है, और सबसे प्यारे वाले फूफा जी उनसे भी ज्यादा स्वीट है, उनके पास तो मेरे जैसे 2 क्यूट क्यूट बेबी भी हैं। उसने रियो और यारा के बारे में कहा। अविन रियो और यारा के बारे में बताकर बहुत खुश हो रहा था। ओशमी ने कहा, अब तो मेरा भी बेबी आने वाला है। ये सुनकर अविन उसे हैरानी से देखने लगा और बोला, आपका बेबी कहाँ है? ये सुनकर युवान को हंसी आ गई। अधिराई ने उसे घूर कर देखा, वो चुप हो गया। अविन ने पूछा, पापा आप हंस क्यों रहे हो? युवान ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही हंसी आ गई। ओशमी उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। तुम बार बार मेरा मजाक उड़ा रहे हो। युवान ने कहा, देखो मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं तुम दोनों की बातों का मतलब निकाल कर हंस रहा हूं। देखो ओशमी, अगर तुम्हारा बेबी आ भी जाता है तो मेरा बेटा उसके साथ नहीं खेल सकता, लेकिन रियो और यारा के साथ वो खेल सकता है। अब बच्चा सीधे दुनिया में आते ही मेरे बच्चे के साथ तो खेलने नहीं लगेगा। ओशमी ने कहा, मैंने कब कहा कि मेरा बच्चा सीधे आकर खेलने लगेगा, वो तो छोटा सा होगा, क्यूट सा। युवान ने झट से कहा, बिल्कुल ओरमन की तरह क्यूट है ना? ओशमी ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मेरी तरह। तुम कहाँ क्यूट हो, तुम तो चालाक सफेद कबूतरी हो। ये सुनते ही ओशमी उस पर चिल्लाई, तुमने हिम्मत भी कैसे की मुझे ये कहने की? अगर तुमने दोबारा मुझे सफेद कबूतरी कहा ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। युवान ने कहा, अरे तुम्हें प्यार से यही तो कहता है ना तुम्हारा प्यारा ओरमन। भानवी ने ओशमी को डांटते हुए कहा, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? और युवान तुम, अब बच्चे नहीं रहे, यहाँ एक छोटा बच्चा भी बैठा है और तुम दोनों को थोड़ी भी समझ नहीं है। ये सुनकर अविन ने अपनी दादी की नकल उतारते हुए कहा, थोड़ी सी भी समझ नहीं है। युवान ने उसके मुंह में जैम लगा हुआ ब्रेड ठूसते हुए कहा, नकलची बंदर, तुम्हें सबकी नकल उतारना होता है, दोबारा से रिपीट मोड में मत बोलना, समझ नहीं है। अविन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने छोटे से मुंह में उस ब्रेड को कैसे हैंडल करे। वो खाने की कोशिश करने लगा। अभिनंदा दादाजी ने कहा, वैसे अविन कुछ गलत भी नहीं कह रहा, मुझे भी दोनों बच्चों की बहुत याद आ रही है, क्यों ना टिया और दोनों बच्चों को भी बुला लें। ओशमी खुश होते हुए बोली, हाँ दादाजी, उसको भी बुला लेते हैं, बहुत मजा आएगा, फिर हम लोग पिकनिक पर भी जाएंगे। ये सुनकर अविन ने अपना हाथ उठा दिया, जैसे कह रहा हो, मैं भी पिकनिक पर जाऊंगा। वो बोल नहीं पा रहा था, इसलिए अपना हाथ ऊपर उठा रहा था। अधिराई ने कहा, पापा मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अश्वत उसे आने देगा। अभिनंदा दादाजी ने कहा, ऐसे कैसे आने नहीं देगा? मैंने उनके रिश्ते को स्वीकार किया, क्या ये उसके लिए काफी नहीं है जो मेरी बच्ची को मेरे पास आने नहीं देगा? हम उसके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करते। युवान ने कहा, दादाजी दादी नहीं है ना, इसलिए आप समझ नहीं रहे हो, आप अश्वत की फीलिंग समझो ना, अगर टिया आ गई तो उसे सब कुछ खाली खाली लगेगा। अभिनंदा दादाजी ने कहा, क्यों, वो छोटा सा बच्चा है जो उसके बिना नहीं रह सकता? उसके तो बच्चे भी 5 साल के हो गए हैं, वो भी रह लेते हैं, लेकिन वो एक दिन उसके बिना नहीं रह सकता। युवान ने कहा, अब वो तो मुझे नहीं पता, जिन्होंने शादी की है उनको पता होगा, मैं तो बैचलर इंसान हूँ। अविन, जिसने अपना ब्रेड खत्म किया था, वो बोला, मेरे पापा बटलर हैं। अब ये सुनकर रोशमी हंसने लगी। युवान का मुंह बन गया, वो बोला, बटलर नहीं बैचलर। अविन ने कहा,
बटलर, युवान ने कहा। बैचलर, अविन ने कहा। बटलर, युवान ने कहा। बैचलर, अविन ने कहा। बटलर। अब वहां पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। सब अविन को ही देख रहे थे। युवान ने कहा, तुम हर चीज की नकल क्यों उतारते हो? तुम्हें चुप रहना ही नहीं होता है। ओशमी ने कहा, भगवान ने बोलने के लिए मुंह दिया है, चुप रहने के लिए नहीं दिया है। और वो क्यों चुप रहेगा, है ना अविन? अविन ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। उसने सवाल पूछा, बड़े दादाजी ये बचलर क्या होता है? अभिनंदा दादाजी कुछ बोलते उससे पहले ही युवान ने कहा, मतलब कुंवारा। अविन ने कहा, मतलब कुआं, पर वेल मीन्स कुआं होता है ना? अधिराई ने कहा, नहीं, बैचलर मतलब जिसकी शादी नहीं हुई होती है ना, उसको बोलते हैं बैचलर। अविन ने युवान को देखा, फिर सबको देखा। उसने कहा, मतलब आप सब लोग बचलर हो? युवान ने कहा, नहीं, बस मैं ही बचलर हूँ, सब लोग मैरिड हैं, मतलब सबकी शादी हो गई है। अविन आंखों को रोल करते हुए कुछ सोचने लगा, फिर बोला, सबकी शादी हो गई है? बड़े दादाजी की भी, दादाजी की भी, बुआ की भी, और प्यारी बुआ की भी। मेरे पापा बचलर हैं, मतलब मेरे पापा की शादी नहीं हुई है। सब लोग उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। वो खुद में ही गणित लगाने में लगा था। फिर वो कुछ देर बाद बोला, ये शादी क्या होता है? युवान उसे घूरते हुए बोला, बेटा, तुम अपने कोर्स से आउट ऑफ कोर्स का क्वेश्चन पूछ रहे हो। इन सबको समझने के लिए तुम अभी इतने से हो। उसने उसके गाल खींचते हुए कहा। अविन ने कहा, मैं बड़ा हो गया हूँ। युवान ने कहा, मेरे जितने बड़े हो जाना फिर पूछना। अविन ने कहा, ओके, मैं जल्दी से आपके जितना बड़ा हो जाऊंगा। मैं भी रोज दूध पीऊंगा और स्ट्रांग बनूंगा। वो अपने दोनों हाथ ऊपर करके अपने मसल्स दिखाने लगा। भानवी ने कहा, जल्दी से बड़े हो जाना, ठीक है? अविन खुश हो गया। आर्यन पैलेस में अश्वथ अपने कमरे में बेचैन होकर बैठा हुआ था। आज टिया दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी। उसने कह रखा था कि वो वापस आने के बाद पूरी बात सुनेगी। अश्वथ अपने आप में उलझा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सब कुछ जानने के बाद आगे क्या होगा। उसने खुद को यकीन दिलाते हुए कहा, वो जो भी चाहेगी वही होगा। मुझे पता है वो कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेगी। मैंने उस पर कोई एहसान नहीं किया है। मैंने अपनी मर्जी से अपने लिए उज्जवल आंटी के किए वादे के लिए उससे शादी की है। मैं उससे प्यार करता हूं, इसलिए शादी की है, किसी के गुनाह छुपाने के लिए नहीं। वो खुद को दिलासा दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कहकर खुद को भी विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा हो। शायद ही मुमकिन था। उसे चैन नहीं आ रहा था। ये तो वो खुद नहीं जानता था कि ये सब जानने के बाद उसकी क्या हालत होगी। उसने फिर से खुद को दिलासा दिलाते हुए कहा, छोटी गिलहरी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं भी उसे बहुत चाहता हूं। वो कहीं नहीं जाएगी। अगर वो मुझे कसूरवार मानती है तो मान ले, लेकिन वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मेरा साथ छोड़कर नहीं जा सकती। वो खुद में बड़बड़ाने लगा था। जिसे बाहर खड़ा मिराज देख रहा था। वो जल्दी से अंदर आया और बोला, जब इतना ही उसे खोने से डर रहे हो फिर ये सब क्यों किया? तुम्हें गड़े मुर्दे उखाड़ने ही नहीं चाहिए थे। अश्वथ, तुम्हारे साथ साथ आदित्य को भी तकलीफ होगी। खुद को देखो, बिल्कुल घबराए परेशान नजर आ रहे हो। तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रहा है तुम्हारा डर। अश्वथ ने उसे देखा और कहा, कब तक छुपा लूंगा? उससे अच्छा आज बता ही देता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि उसे किसी और से पता चल जाए और वो सब कुछ गलत समझ ले। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। उसे जो भी जानना है मैं बताऊंगा, वो भी सब कुछ सच सच। उससे कोई झूठी कहानी नहीं कहेगा। मिराज आकर उसके पास बैठ गया और बोला, मेरा मतलब वो नहीं है। पापा ने बताया यतीश चाचू गलत हैं। अश्वथ ने कहा, जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि वो मुझे मारने की कोशिश नहीं कर सकते। भले ही वो मिस्टर आर्यन से कितनी भी नफरत कर लें, लेकिन मुझसे और आदित्य से बहुत प्यार करते हैं। वो हमें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मिराज ने कहा, जानता हूं,
इसीलिए तो तुम्हें समझाने आया हूं। इस वक्त तुम इमोशनली सोच रहे हो, तुम अश्वथ आर्यन बनकर सोचो। मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मेरे दिल में बस एक ही आवाज आई, यतीश चाचू मिस्टर आर्यन से कितनी ही नफरत क्यों ना करें, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं भाई वाला प्यार है, अब भी है। अगर उनके दिल में 99% नफरत है तो 1% प्यार भी है। मिस्टर आर्यन ने जो भी किया उसके लिए सब लोग उनसे गुस्सा थे, उनसे नफरत करते थे। लेकिन दादाजी भले ही कितना ही नफरत क्यों ना करते थे, पर उनके दिल में अपने बेटे के लिए वही जगह थी। वो बेटे थे, वैसे ही चाचू के लिए भी वो उनके भाई थे। उनके बीच खून का रिश्ता था, और खून का रिश्ता अपना रंग दिखाता है। चाचू इतना नीचे नहीं गिर सकते। अश्वथ ने उसे देखा। मिराज ने हाँ में सिर हिला दिया और आगे कहा, भले ही उन्होंने ब्लैक डेविल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, लेकिन एक वक्त के बाद उन्होंने वो पोजीशन अवान एंटनी को दे दी। वो अवान एंटनी जिसके मॉम डैड के साथ बुरा मिस्टर आर्यन ने किया था। सबसे बड़ी बात अश्वथ, मिस्टर आर्यन पर कभी अटैक नहीं हुआ। इसका मतलब तुम जानते हो। चाचू के पास 1000 मौके थे। उनके पास एक इल्लीगल ऑर्गेनाइजेशन था। जब तक कि मिसेस आर्यन का सच सामने नहीं आया, तुम उनका सच सामने लाए थे, और ये न्यूज़ तो हेडलाइन थी। उन्होंने अपने गुनाह कबूल किए थे, जिसमें एक गुनाह ये भी था कि उन्होंने उज्ज्वल आनंद को मरवा दिया था। पहले सबको उनकी मौत एक्सीडेंट ही लगती थी। अश्वथ ने कहा, जानता हूं मैंने हर तरह से सोच लिया, और ये भी सोच लिया कि वो औरत सिर्फ साजिशें कर सकती थी, किसी को जान से मरवाने के लिए, और जान से मारने वालों का मुंह बंद रखने के लिए उनके पास इतना पैसा था ही नहीं। मिस्टर आर्यन उसे इतना पैसा तो नहीं दे सकते थे। अगर दे भी देते तो सवाल तो जरूर करते। तुमने सही कहा, यह सब वहां से शुरू हुआ जब मिसेस आर्यन का सच सामने आया। वहीं से शुरू हुआ। मिसेस आर्यन जेल चली गई थी। फिर जानते ही हो, आर्यन पैलेस के बाहर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मिस्टर आर्यन की डेथ हो गई। मैं, रेयान और चाचू हॉस्पिटल में एडमिट थे। चाचू और रेयान की हालत क्रिटिकल थी। फिर कुछ सालों बाद मिसेस आर्यन, उनकी जेल में ही मौत हो गई। अजीब है ना, चाचू के पास उनको भी मारने के 1000 मौके थे। मिराज ने कहा, मेरा दिल नहीं मानता कि यतीश चाचू ने कुछ किया है। अश्वथ ने कहा, मेरा दिल भी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद ये सब एक्सेप्ट किया है। मिराज ने कहा, अश्वथ, टिया तुम्हें समझेगी, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। उस समय तो तुम खुद बच्चे थे। ये सब